Hello, students. How are you? Fine and energetics also. Okay. In this chapter, we will discuss about current and current density. एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज इन मोशन। चार्ज का मोशन दो तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इस चैप्टर के लिए है और यूनिफॉर्म मोशन में हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन करते हैं वो करंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम दो चीज़ें करते हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम यहाँ पे इस चैप्टर में इसकी बात नहीं करेंगे, ये हमारे अगले चैप्टर हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे करंट की। तो चलिए इंट्रोड्यूस होना शुरू होते हैं करंट को, परंतु कुछ ऐसी बातें आप समझ लीजिए जो आप लोग पहले से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, इसमें नंबर फर्स्ट होता है कंडक्टर। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर सेकंड होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर मूडी होता है, या तो वो करंट फ्लो करता है या फिर वो करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि पूरी तरीके से उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते और पूरी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते। और सेमीकंडक्टर का जहाँ यूज होता है उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। चलिए हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आए। हमें जो यहाँ पे समझना है वो है करंट। चार्ज इन मोशन थ्रू एन एरिया, ये करंट का मतलब होता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है ना, वो ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ये क्यों फ्लो होता है चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल? ये इसलिए फ्लो होता है कि उसे पोटेंशियल डिफरेंस को ख़त्म करना है, यानी करंट को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस रहे। तो जो करंट होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो यदि पॉजिटिव पार्टिकल जो होंगे वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पर फ्रेंड्स, हमारे पास तो कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज तो ऐसा है ही नहीं कि जो चल सके। कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चलते इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्या आपको ये कंफ्यूजन है कि ये लो और हाई पोटेंशियल क्या होते हैं? हाई पोटेंशियल मींस पॉजिटिव एंड लो पोटेंशियल मींस नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन तो जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव कोई कब होगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे। तो ये माइनस से प्लस चलते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे उस डायरेक्शन में करंट नहीं होगी, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। क्योंकि फील्ड की भी जो डायरेक्शन होती है ना, फील्ड, वो भी प्लस टू माइनस होता है। और जब करंट फ्लो होता है, और कंडक्टर की बात केवल हम कर रहे हैं, और यदि करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ चलते हैं? अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम दी फील्ड, मतलब माइनस
माइनस ई, ये फील्ड मतलब ई की डायरेक्शन होती है। तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट मानते हैं। ये ई जो मैंने लिखा है ना, ये फोर्स होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जब फोर्स अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, और कहाँ से चलने लगते हैं? माइनस से प्लस। जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो मूवमेंट होता है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आ जाता है कि यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होगा? क्या इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं होंगे? तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो नहीं होगा, पर इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे। 3 मिनट बाद हम डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा सा करंट से और अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाए। चलिए करंट की मैथमेटिकली डेफिनेशन देते हैं, और करंट से हम इंट्रोड्यूस तो हो ही गए हैं। तो करंट को जब हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि करंट किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट को हम स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। यदि आई एवरेज फाइंड करना हो तो हम इसे लिख सकते हैं डेल क्यू अपान डेल टी। और यदि आई इंस्टेंटेनियस फाइंड करना हो, जो कि हमें ज़्यादातर करना ही होता है, तो डी क्यू अपान डी टी, यहाँ पे टी टेंस टू 0, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये करंट की वैल्यू होती है। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमने क्या बोला? करंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार, तो करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई स्केलर क्वांटिटी क्यों है? इसकी तो डायरेक्शन फिक्स होती है, ये इलेक्ट्रॉनों के हमेशा अपोजिट चलता है। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो करंट की डायरेक्शन तो फिक्स देते हैं, फिर भी इसे स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है? सुनिए सुनिए सुनिए, एक्चुअली करंट की अपनी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, हम केवल कंडक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनके अपोजिट करंट चला हुआ मानता है। तो करंट की अपनी कहाँ डायरेक्शन हुई यार? ये इसकी डायरेक्शन तो उन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट हो गई। इलेक्ट्रॉन जिधर चलेंगे उसके अपोजिट करंट होंगे। तो किसी को फॉलो करने वाले का हम कुछ डायरेक्शन बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं। तो इनकी अपनी डायरेक्शन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलते हैं। अरे ये तो लॉजिक हो गया। हम मैथमेटिकली यदि बात करते हैं तो करंट किसी भी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। देखिए ज़रा आप, ये हमारे पास एक वेक्टर है 3, ये हमारे पास एक वेक्टर है 2। यदि हम इन्हें ऐड करना चाहें तो एक के हेड से दूसरे के टेल को मिलाना पड़ेगा। हम यहाँ पे पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को हमने मिला दिया, और जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट होगा यहाँ से यहाँ तक। ये रिजल्टेंट आ गया। परंतु करंट में क्या होगा? यदि यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, और यहाँ 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ 2 एम्पियर आ रहा है, आप वायर इस तरफ लगा दो तो भी 5 एम्पियर होगा। यदि आप वायर इधर कर दो तो भी 5 एम्पियर होगा, जबकि वेक्टर में चेंज हो जाता है, इस तरफ करेंगे तो भी 5 एम्पियर होगा। तो ये जो करंट महाराज है ना, ये वेक्टर के एडिशन को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और जब कोई किसी के रूल फॉलो नहीं करता तो उसे उस कैटेगरी में नहीं माना जाता है। इसलिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे एम्पियर की बात हो गई थी ना, तो उसे भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। एम्पियर को भी हम यहाँ आई का मतलब एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम, और ये जाएगी सेकेंड। इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। छोटी यूनिट मिली एम्पियर होती है, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर वगैरह होती हैं, परंतु हम ज़्यादातर एम्पियर ही यूनिट हम यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास करंट, और ये इंस्टेंटेनियस, एवरेज और ये नॉर्मल था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट।
तो आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे क्यों ना कुछ न्यूमेरिकल कर लेने चाहिए। सर न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल यदि आपका नाम आता है तो फिर आप लोग थोड़े से टेंशन में क्यों हो जाते हैं। अरे सर न्यूमेरिकल टेंशन की बात होती है, नो नो टेंशन की बात नहीं होती है। न्यूमेरिकल तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की बात होती है। तो नॉलेज होगी तो न्यूमेरिकल अच्छे लगेंगे। तो आपको है नॉलेज तो अच्छे लगाओ न्यूमेरिकल। अरे यार एक बात और बताएं कि पता है ये जो करंट को हम स्केलर बोलते हैं ना, बिल्कुल स्केलर ही बोलेंगे पूरे टाइम, बट ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर का मतलब समझते हो तुम। टेंसर का मतलब होता है आर स्केलर, मतलब हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं उसे कि वो वेक्टर है या स्केलर है, ये हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो वो टेंसर भी उसे बोल देते हैं। मतलब तुम लोग मत बोलना, तुम लोग स्केलर बोलना। चलो 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 चलो, फालतू बातें करने की जगह एक न्यूमेरिकल करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि यदि हमें q इज इक्वल टू दिया हुआ है 3t² प्लस 2t प्लस 1। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि आई फाइंड करना है एट 3 सेकेंड। अरे यार 3 सेकेंड पे आई फाइंड करना है, इसका मतलब है हमें आई इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। और एक और बात पूछ ली, वो भी हम अभी बोल ही देते हैं कि उन्होंने पूछा है कि आई फाइंड करना है 0 to 3 सेकेंड में। तो इसका मतलब हो गया कि वो आई एवरेज पूछ रहे हैं। चलो हम दोनों की बात करते हैं। आई इंस्टेंटेनियस, हमारे पास फार्मूला है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये वाले क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी टी इंटू 3t² प्लस 2t प्लस 1, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है वो आपको आता है। तो आई इज इक्वल टू 3t² का करेंगे तो हो जाएगा 60, 2t का करेंगे तो 2, 1 का 0 हो जाएगा। अब कितने टाइम पे निकालना है 3, तो t के प्लेस पे कितने रखेंगे 3, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, और ये आपका आ गया 20 एम्पियर। ये हमने करंट लिया। अब एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज यदि हमें आई निकालना है तो आई एवरेज इज इक्वल टू होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी। डेल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1, और डेल टी को क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो आप बताइए जरा Q1 क्या होगा। Q1 होगा इनिशियल, यानी कि t की जगह क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा। तो Q1 कब आएगा जब t इज इक्वल टू 0 होगा। तो 1 आ गया, इसमें 0 रखिए आप तो 1 आ जाएगा। और Q2 फाइंड करना है तो t के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा 3, 0 से 3 पता करना है। 3 इंटू 3² प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, और Q2 यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 27 प्लस 6 प्लस 1, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 34। अच्छा T2 तो पता ही है आपको। तो आई एवरेज यदि हम फाइंड करें तो Q2 मतलब 34 माइनस 1 अपान 3 माइनस 0। तो आई एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा 33 अपान 3, इसका मतलब है 11 एम्पियर। तो ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस है। अरे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम तो करंट की वैल्यू देंगे, हमें तो चार्ज पता करना है। तो उन्होंने मान लो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दे दिया I इज इक्वल टू 2t² प्लस 1। अब उनने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि चार्ज फ्लो फाइंड करना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है कब 0 to 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी हो जाएगा। अब आई की वैल्यू रख दीजिए तो इसी को आगे बढ़ाएं तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2t² प्लस 1 इंटू डी टी। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, हम यहीं पे कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कर लेंगे डी क्यू का, 0 से q मान लेते हैं q तक पहुंच रहा है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या बोला है इन्होंने 0 to 3, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 3 हो गई, और ये हो गया 2t² प्लस 1 इंटू डी टी। तो जब हम डी क्यू को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा q, और इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2t²
करेंगे तो 2TQ/Q, और ये 0 to 3 और 1 का करेंगे तो T आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 0 से 3। अब आपके लिए एक काम है, और वो काम ये है कि आप इसे कैलकुलेट कर लेना, आपका काम है। चलिए आगे बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं, और हम किसी भी कंडक्टर का बिहेवियर जानना चाहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नहीं लगा हुआ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम क्या उसके इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं और पता करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया होता है तो भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर मोशन करते रहते हैं, और उस मोशन को हम बोलते हैं थर्मल मोशन। और आप लोग थोड़े से चौंक जाइए, ये थर्मल मोशन जो इलेक्ट्रॉन करते हैं ना, वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा स्लो होता है एट रूम टेम्परेचर। जो आपके रूम में टेम्परेचर है ना, उस पे जनरली हम 25 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन इसे मानते हैं। इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं, तो बहुत तेजी से करंट फ्लो होता रहेगा। मोशन करते रहते हैं, परंतु ये रैंडम मोशन करते हैं। इस तरफ चले गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए। अरे यार ये कहीं जाते ही नहीं है, पता, अपनी चारों तरफ इधर उधर मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन। मान लो ये बहुत सी मोशन कर रहे हैं, तो यदि हम U एवरेज फाइंड करें ना, थर्मल मोशन की बात हो रही है, U1 प्लस U2 प्लस 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 UN/N, ये 0 होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पहुंचते नहीं है, तो करंट फ्लो तो नहीं होती है इस थर्मल मोशन के कारण। तो इन्हें जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो हम इसकी एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं, RMS वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं। तो RMS वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो हमें मालूम है कि इन्हें जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी RMS² इज इक्वल टू, ये होगी 3/2 kT। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th क्लास, वो वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि हमें VRMS फाइंड करना है तो 2 से तो 2 कैंसिल कर दीजिए, तो VRMS इज इक्वल टू √3 kT/m। ये थर्मल मोशन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, परंतु उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, तो वो कहीं पहुंचते नहीं हैं। अब हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए इसको मिटा दिया जाए, बोर्ड रब किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, एब्सेंस की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, एब्सेंस की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंस। तो आपको मालूम है E इज इक्वल टू क्या होता है, V/L। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है, जबकि माइनस होता है क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू कर रहे हैं। V इज द EMF ऑफ बैटरी, और L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, और E जो एक्सटर्नल फील्ड है वो अप्लाई कर रहा है। आपको पता है कि E का मतलब F होता है, E का मतलब F होता है, हाँ, E का मतलब F होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो E के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम ना कि F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E। Q का मतलब E लिखेंगे, E इंटू E, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F/E। तो इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख दें, तो F/E इज इक्वल टू हो जाएगा V/L।
तो F इज इक्वल टू हो जाएगा ई वी अपान एल, इतना फोर्स उन पे लगता है। अच्छा, अभी हम एक और चीज़, यदि एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो एम ए इज इक्वल टू होता है ई वी अपान एल, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा ई वी अपान एम एल। अरे यार, इससे बोले वो बोले कि पोटेंशियल नहीं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के से रिलेटेड करना है, तो V को क्या लिख सकते हो? V को लिख सकते हो E इंटू एल, ये लिखा है ना, ये इसी से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू एल। ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात यहाँ पे V की जगह रख दीजिए, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एल अपान एम एल, एल से एल कैंसिल, तो जो एक्सेलरेशन उन पे लगेगा ई अपान एम हो जाएगा। क्वेश्चन कि सर आपने अभी बोला था कि जो करंट की बात होते हैं तो उसमें एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अब आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल के हमें दे रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई है। हाँ, ये कोई बात नहीं हुई है, ये एक्सेलरेशन जरूर आता है, परंतु वो वेलोसिटी एक्सेलरेटेड नहीं होती है। और इसका आंसर तुम्हें अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल बताने वाला नहीं हूँ, बट इतनी बात ये है कि ये एक्सेलरेशन होता है और करंट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ये फैक्ट है। तो ये क्यों है? इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी यदि हम लिखेंगे करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, और J इज इक्वल टू होता है I अपान A, यानी करंट पर यूनिट एरिया। इन सिंपल वर्ड, यदि मान लो हमारे पास कोई ये एरिया है और इससे ये करंट पास हो रहा है, तो ये करंट, टोटल करंट डेल आई जो चेंज हो रहा है, एरिया जिससे करंट पास हो रहा है, तो वो डेल ए हो गया। तो जे एवरेज यदि हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा डेल आई अपान डेल ए। परंतु यदि करंट इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, करंट कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ ऐसा करंट जा रहा है, ये है आपका करंट। तो देखिए, ये तो एरिया वेक्टर हो गया, तो करंट से यहाँ पे कितने का एंगल बना लिया इसने? थीटा। इसलिए हम एरिया का नहीं लेंगे, यहाँ पे ए नहीं लेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे। हाँ, कंपोनेंट, तो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ पे कॉस थीटा होगा। दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक आपका जो कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा इस तरफ, और एक कंपोनेंट करंट का इस तरफ हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट जिस तरफ एंगल होता है वो कॉस थीटा होता है। इस केस में जे एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा डेल आई अपान डेल ए कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर। अब आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूं मैं, कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, परंतु जो करंट डेंसिटी होती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अरे सर, यस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं मान सकते, नहीं, इट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। जब करंट स्केलर होता है तो फिर इसे करंट डेंसिटी को भी किसी भी हालत में इसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। तो देखें जरा, हम बात करें, हमने एक बात और बताना तुम लोगों को भूल गए थे। तो करंट की एक नई डेफिनेशन तो आप और समझ लीजिए। करंट की एक न्यू डेफिनेशन, करंट स्केलर प्रोडक्ट होता है। अच्छा ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का। कैसे? देखो जरा, I इज इक्वल टू जे वेक्टर
डॉट ए वेक्टर। अब आप एक बात सोचिए, यदि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती तो आई तो वेक्टर आ जाता ना, ये मैग्नीट्यूड और इनटू वेक्टर। तो भैया यहाँ पे यदि हम इन दोनों को वेक्टर मानेंगे तभी तो आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा होगा। यदि हमारी करंट डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होती तो ये मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या आप ये बात मान गए? जी सर, हम समझ में आया, ये बात बिल्कुल मान गए हैं। तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके बहुत से फार्मूले भी लिख सकते हैं यार। तो आपको पता है I इज इक्वल टू ओम, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे ना, फिर इसका एक और रिलेशन आपको बताएंगे। तो कैसा लगा आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ करंट? आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे एक्सेलरेशन वाले। तो इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार नहीं कीजिए, तुरंत खोल के देखना शुरू कीजिए। नमस्कार।